चलो अब आज वाली क्लास का टास्क है एग्जैक्टली फंक्शंस की जो असाइनमेंट अभी हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे उसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करना। पर याद रखना इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में जो सिलेक्शन होगा वो होगा अपने आप काम करने से। मेरे करवाने का रोल केवल इतना होगा कि हमें ये रूट समझ में आएगा कि उन क्वेश्चंस को करते समय मैं अपने माइंड में स्टोरी कैसे बना रहा हूँ। देखो मेरी सेम क्लास में बैठे बच्चे का रैंक ऑल इंडिया रैंक पहले फर्स्ट 10 में भी आया, फर्स्ट 20, फर्स्ट 30, हर तरह के रैंक्स बने। पर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि उनके साथ जो बच्चे बैठे थे उसी के साथ बैठे बच्चे का रैंक 50,000, 1 लाख, 2 लाख उस तरह के रैंक्स भी आए हुए हैं। तो उनके बारे में तो मैंने बात नहीं करी। तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो होगा हमारे काम करने से। अब वो काम करने का जो रूट भी है ना उसको भी ध्यान में रखना। काम करने का मतलब एक है अकेला हार्डवर्क, एक है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है कि जब इन क्वेश्चंस की डिस्कशन को देखना तो उनमें ये देखना कि उन क्वेश्चंस को करते समय मैं सोच कैसे रहा हूं, कैसे ब्रेक करता हूं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से उस तरह की इंटेलिजेंस को पकड़ने की कोशिश करना। तो कोई याद रखना बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक हिरन होता है, कस्तूरी मृग कहते हैं उसको। तो जो कस्तूरी मृग होता है उसके अपने अंदर खुशबू होती है और वो सारी दुनिया में ढूंढता रहता है। तो 99.9% बच्चे ये बात समझ नहीं पाते कि जितने अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े रिजल्ट लगा देते हैं सब कुछ एंड व्हाटएवर, वो उनका सिलेक्शन नहीं है। ऐसे मान लो जो बच्चे मेरे साथ तैयारी करते हैं उनको मैं कैसे सेलेक्ट करा सकता हूँ। द ओनली थिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इज दिस कि आई कैन टेल यू कि हाउ डू आई थिंक, मैं कैसे सोचता हूँ। तो आपने वो सोचने का तरीका समझना है और अपने आप को उन क्वेश्चंस पे आगे पॉलिश करना है कि मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन, अब जैसे मेरे सामने आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर दूंगा। केवीपीवाई का, आरएमओ का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं फटाफट जंप मारने की करता हूं कि मैंने ये कर देना है। तो यू हैव टू, मेरा अकेला टारगेट क्या होता है कि इस सिचुएशन पे आ जाओ कि जैसे मैं इन क्वेश्चंस पे फटाफट जंप मारने की करता हूं ना, ऐसे ही खुद करनी शुरू हो जाओ कि बोलो मैथ्स का क्वेश्चन है, मेरा होना है। तो उसमें अब जब क्वेश्चंस करोगे ना तो जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके मैं असाइनमेंट में डालूंगा भी वो सारे ऐसे होंगे जो कि भटकाएंगे नहीं। आईआईटी के एग्ज़ाम के नाम पे इतना भटकाओ, इतना फालतू मटेरियल अवेलेबल है कि 99% बच्चे तो मुझे लगता है इसलिए नहीं निकलते क्योंकि वो पेपर देखते डर जाते हैं कि आज तक तो हमारे नंबर कभी आए नहीं, अब कैसे आ जाएंगे। तो हम ऐसा कोई फालतू काम नहीं करेंगे। यू जस्ट हैव टू कंप्लीटली रिलाई अपॉन द वे थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हमें एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं आएगी। हर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा उसको मैं जिस तरीके से वहाँ पे सॉल्यूशंस को देखोगे उससे तेज़ करके हम लोग देखेंगे। पर ये प्रोसेस में याद रखना पेपर खुद ने देना है, मैंने नहीं देना। पेपर खुद से क्लियर होगा, मेरे से नहीं होगा। अगर आईआईटी में रैंक 2 लाख आया या आईआईटी में रैंक सेकंड आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वे आई एम टेलिंग यू। तो उस सारी डिस्कशन के थ्रू ये पकड़ने की कोशिश करना कि उन क्वेश्चंस को हैंडल मैं कैसे करता हूँ। जो अब जैसे हम लोग कई बार यूट्यूब पे देखते हैं, अब क्योंकि इतनी नॉइज़ अवेलेबल है तो हमें हैक्स और इस तरह की जो बातें मिलती हैं कि ये क्वेश्चन का ऐसे हैक है, ये है, वो है, सब ड्रामा है। उससे कोई नहीं निकला आज तक। ना आरएमओ क्लियर होते हैं, ना आईएनएमओ क्लियर होते हैं, ना ओलंपियाड क्लियर होते हैं। तो आईआईटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्वेश्चन करने की पूरी तरह समझ हो, हमारा राइट कॉन्फिडेंस हो, और जब हम क्वेश्चंस करें तो उनमें क्वेश्चन के बीच में हम क्वेश्चन को तेज़ कैसे कर सकते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हमने ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है और क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो वो आज वाली जब पूरी डिस्कशन देखोगे ना तो उस चीज़ पे हमारी समझ और बढ़ेगी। तो उससे अपने आप को बचाना नहीं, बिकॉज द कंप्लीट प्रोसेस इज़ पेनफुल बट वेरी रिवॉर्डिंग। रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं? उनको मिलते हैं जो काम करते हैं, जो बहाने नहीं ढूंढते। तो ऐसे बच्चे जो हर दिन एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं ना, यूट्यूब पर जाके ढूंढते रहोगे हाउ टू क्लियर आईआईटी या आईआईटी के टॉपर के इंटरव्यू देखते रहोगे, उससे कोई सिलेक्ट नहीं हुआ आज तक। अकेला सिलेक्शन कैसे होगा कि जब जो काम दिया गया उस काम को करो। क्वेश्चन करते समय माइंड में प्रेशर आता है तो लो प्रेशर। उसके बाद अब एडवांटेज क्या है कि मैंने ही उन क्वेश्चंस को फटाफट बाद में सॉल्व करवा देना है। फंक्शंस की हमने क्लासेस अटेम्प्ट कर ली जो मैंने ट्रू मैथ पे डाली, तो उनके बाद मैंने अपनी तरफ से काम सारा फिनिश करा दिया जो मैंने कराना है। अब असाइनमेंट्स क्या करेंगी कि हमें उसी काम को हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो हमसे चेक करवा रही हैं। तो उन असाइनमेंट की डिस्कशन के बाद, अब उसकी डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या है? टेस्ट देना। तो टेस्ट में इस सारी समझ को जो मुझे बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं हैंडल कैसे करूंगा मैंने वो भी बताया। अब वो करो, अब वो करके दिखाओ।
तो मेन टास्क होगा कि अब पूरी तरह डिस्कशन को सुनो, फिर क्वेश्चंस को हैंडल करो। फिर हम इसके बाद अभी फंक्शंस की और भी असाइनमेंट आएंगी, वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लेवल की होंगी, पर थ्योरी अलग नहीं होगी। याद रखना ये बात, थ्योरी यही है। इसी थ्योरी पे 8th के बच्चे को 8th पे फंसाना इज एक्चुअली द राइट स्ट्रैटेजी। 9th के बच्चे को 9th पे फंसाना, 10th के बच्चे को 10th पे फंसाना। अब IIT की तैयारी कर रहे हो तो सेम थ्योरी जो 11th 12th में है उस पर कैसे ब्लॉक हो गए ये अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई अगर इसके अलावा अगर फालतू भटका है तो नहीं भटकना, मैथ्स में जो काम दिया जाए चुपचाप बस वही करना है। तो चलो अब आज वाली क्लास में जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास में हमने जहां तक डिस्कस करे उसके आगे करते हैं अभी आज डिस्कशन, ये नोटिस करो। चलो अब आज वाली क्लास में बिल्कुल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करे डिस्कस उसके आगे के क्वेश्चन से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना कि एक्चुअली उसका सेंस कैसे है। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में टर्म ये गिवन थी, हमें सिंपली एक्सप्रेशन ये गिवन थी, हमें टर्म गिवन थी cos ऑफ साइन एक्स रूट के अंदर और log ऑफ x बेस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब जब हमने इनका डोमेन निकालना है तो हमें क्लैरिटी है कि दोनों का डोमेन अलग अलग निकालो और फिर बाद में इंटरसेक्शन ले लो। तो अब जो cos ऑफ साइन एक्स है, ये हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करा था, इसको देखते ही मेरे मन में आता है कि जो साइन एक्स है वो एक ऐसा नंबर है जो कि -1 से 1 के बीच में है हमेशा किसी भी x की वैल्यू के लिए। अब ज़रा cos का ग्राफ सोचो, ये cos का ग्राफ है, ये -π/2 और ये π/2। जो cos वाला जो फंक्शन है अगर उसके अंदर एक नंबर जाएगा जो कि हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, देखो यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 1 है, तो cos का जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉसिबल होगा। तो इस वाले पार्ट का जो डोमेन था वो एक्चुअली था x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ये थी इसमें पहली काम की बात। नेक्स्ट जो टर्म थी वो थी log x बेस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका मतलब क्या होता है x माइनस इंट x। तो अब ये सोचो कि जो ये नंबर है, ये नंबर हमेशा कैसा है, -1 से 1 के बीच, सिंपली 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन है। तो log का आंसर पॉजिटिव आने के लिए क्या हमें समझ में आता है कि इस वाले log का ग्राफ अगर ऐसा होता, अगर इस log का जो बेस होता, अगर वो बेस अगर 1 से बड़ा होता तो इस log का जो ग्राफ बनता वो ऐसा बनता। इस केस में क्या हमें क्लिक करता है कि ये वाला ग्राफ अगर ऐसा बनता तो प्रॉब्लम क्या आती कि जब इस वाले ग्राफ के अंदर एक नंबर डालो जो कि 0 से 1 के बीच में है तो जो आंसर आता वो कैसा आता, नेगेटिव। पर हमें तो आंसर चाहिए पॉजिटिव, तभी तो स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। ये कब होता पॉसिबल, जब इसका ग्राफ ऐसा होता। तो इस केस में क्या होता, जब इसका जो बेस है, ये बेस जो जो बेस है, अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो तो हमें समझ में आता है कि अब बात बनती। तो इस केस में क्या हमें क्लिक करता है कि एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो इसका आंसर बना वो बना डी, कि इसका जो डोमेन बनता वो बनता 0 से 1, इसका जो डोमेन बनता वो बनता ऑल रियल। तो आंसर फाइनली कॉमन क्या बना, सिंपली 0 से 1। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म डिफाइंड थी, हमें सिंपली टर्म डिफाइंड थी कि अब ये भी देखो इंटरेस्टिंग है और देखो क्यों इंटरेस्टिंग है। हमें किसी ने टर्म डिफाइन करी कि साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/2 का जिंट प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2 जिंट के अंदर। हमें कहा कि इसकी रेंज बता दो। तो अब डायरेक्टली देख के तो हम लोग ब्लॉक होते हैं कि इसकी रेंज को निकालने के लिए सोचें कैसे, क्या करें। पर अब सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसका कोड क्रैक करो। तो इस केस में मुझे एक बात दिखती है कि जो x स्क्वायर माइनस हाफ है जो कॉस इनवर्स के अंदर है, क्या दिखता है कि जो x स्क्वायर प्लस हाफ जो साइन इनवर्स के अंदर है वो इस टर्म में सिंपली 1 ऐड करके बन जाता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर जो नंबर जा सकता है वो नंबर कैसा है, -1 से 1 के बीच में। तो कॉस इनवर्स वाली मशीन जो नंबर्स एक्सेप्ट करती है वो केवल -1 से 1 के बीच में। तो इसके अंदर इंटीजर जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको सुनना ध्यान से। तो क्या समझ में आता है कि अगर मैं कॉस इनवर्स के अंदर लिख दूं कि t लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स के अंदर सिंपली t+1 बनेगा, जिसमें जो t है वो इंटीजर है। t कैसा है, इंटीजर है। अब कॉस इनवर्स के अंदर जो इंटीजर जा सकता है वो क्या क्या है, वो है -1 या 0 या 1।
तो अगर मैं इस t को -1 डालता हूँ, इस t को सोचो, अगर ये t -1 होता है, किस x के लिए होता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, रेंज निकालनी है। तो देखो मैं डोमेन पे फोकस नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि रेंज क्या निकलेगी। जब ये t -1 होगा तो t+1 कितना हो जाएगा, 0, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो cos इनवर्स -1 कितना होता है, पाई, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, इसका आंसर बन जाता है पाई। अब सोचो कि जो ये t है अगर ये 0 होता तो t+1 कितना बन जाता, 1, सिंपली 0 + 1 1 बन जाता। तो cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2, और साइन इनवर्स 1 कितना बनता है, π/2, तब भी आंसर कितना बनता, ओवरऑल फंक्शन का आंसर कितना आता, पाई। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो t है वो हो जाए 1। अगर ये t 1 हुआ तो जो t+1 है वो 2 हो गया, साइन इनवर्स के अंदर 2 पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इन एवरी पॉसिबल केस हमें समझ में आया कि इस फंक्शन की जो रेंज बन रही थी दैट वाज ओनली 1 वैल्यू एंड दैट वाज पाई। तो ये था इस क्वेश्चन में एक्चुअली जिस तरीके से हमें सोचना समझना है। देखो पता है मेन काम क्या है, थ्योरी हमें आ जाती है, सारा स्किल क्या है कि उस थ्योरी के आने के बाद उस थ्योरी का हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, सारी कहानी वहीं जाके फंसती है। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था, हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि ऑड इवन एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो ये उसी का फिर से यूज़ है। अब देखना मैं इसको अब तेज़ करके दिखाऊंगा। हमें किसी ने फंक्शन डिफाइन करा -∞ से 0, हमें कहा कि इसको 0 से ∞ तक इसका ऑड एक्सटेंशन बनाओ। ऑड एक्सटेंशन का मतलब क्या बना कि -∞ से ∞ ये फंक्शन ओवरऑल एक ऑड फंक्शन बन जाए, एक ऑड फंक्शन बने। तो उसके लिए इसको भी जो आंसर इसका 3 पे आता है, -3 पे इसका आंसर पहले का नेगेटिव आना चाहिए, तभी बनेगा ऑड फंक्शन। अब केवल इसको देखो, साइन ऑफ cos x, जब मैं इसमें x की जगह -x डालता हूँ तो जो cos ऑफ -x होता है वो तो सेम आ जाता है cos x। तो साइन जो बाहर है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब वो तो जब उसके अंदर नंबर सेम डाल रहे हो तो वो उसका आंसर सेम ही आएगा। तो हमें समझ में आया कि ये गड़बड़ करेगा। तो जब इसका ऑड एक्सटेंशन बनाना है तो अपनी तरफ से इसके बाहर एक माइनस साइन लगा दो, अपनी तरफ से लगा दो। जो -x है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो उसमें 3 डालो तो उसका आंसर -3, उसमें -3 डालो तो उसका आंसर 3, वो पहले से ऑड बना हुआ है इसलिए उसको लिख लो -x एज इट इज़। जो tan ऑफ sin x है उसमें x की जगह अगर -x डालते हो तो sin ऑफ -x क्या बनता है, -sin x, मतलब ये ऑटोमेटिकली पहले से ही फर्स्ट वाले का नेगेटिव दे रहा है, इसलिए इसको भी हम एज इट इज़ बना देते हैं। तो इस फंक्शन का जो कंप्लीट ऑड एक्सटेंशन बनता -sin cos x -x, तो कौन सा ऑप्शन ये बोल रहा है, डी ऑप्शन क्या है, -sin cos x -x प्लस tan ऑफ sin x, ये बना इसका ऑप्शन। तो एक बार जब ये सेंस बनना शुरू हो जाए ना तो हमें समझ में आना शुरू होता है कि एक्चुअली क्वेश्चंस की डीलिंग बहुत स्पेशल नहीं है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि सिंपली टर्म ये डिफाइंड है, हमने डोमेन निकालना है साइन इनवर्स ऑफ जिंट ऑफ 2x² - 3 का। ये भी सिंपल था, सिंपल सी बात है कि जो साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म है उसको लाई करना चाहिए -1 से लेके 1 तक। साइन इनवर्स के डोमेन के लिए एग्जैक्टली हमें समझ में आता है कि ये शर्त होती है। अब याद रखना जिंट के अंदर कभी अगर इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हो, जिंट के अंदर अगर इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हो, बस इंटीजर, तो वो बाहर आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिंट ऑफ x + 2 इज एक्चुअली जिंट x प्लस अलग से 2। हम लोग वो कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल अगर कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो भी नजर आएगा, पर इसको इंटीजर होना चाहिए, बस इसको इंटीजर होना चाहिए। तो ये एक्चुअली जिंट ऑफ 2x² - 3 हो गया, -3 बाहर आ गया, उसको दोनों तरफ ले जाओ तो सिंपली जो वो आ गया, सिंपली जिंट ऑफ 2x² - 3 इधर आके हो गया 3 - 1 2, उधर जाके हो गया 3 + 1 4। तो 2x² का जिंट अगर 2 से 4 के बीच में लाए करे तो हमें समझ में आता है कि ऐसा हो सकने के लिए जो 2x² है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए बट लेस देन 5 होना चाहिए। जो सारी जो मेन अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में है वो ये है। तो अपनी कॉपी में अपने स्टेप को नोटिस करना कि कहीं ये वाले स्टेप में गलती तो नहीं करी। यहाँ से x² कैसा आ गया, 1 से लेके 5/2। अब x² 1 से 5/2 कब होगा,
जब x या तो 1 से लेके √5/2 के बीच में हो, या फिर x माइनस √5/2 से लेके -1 के बीच में हो, जिसमें √5/2 और -√5/2 के ऊपर जो ब्रैकेट होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। देखो ये बना इसका डी ऑप्शन। इसमें नोटिस करो कि -√5/2 और √5/2 के ऊपर जो ब्रैकेट है इट हैज़ टू बी ओपन। ये छोटी मिस्टेक नहीं होगी अगर ये मान लो ये अगर ऑप्शन में होता तो हमें बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आना चाहिए था कि एग्जैक्टली ये मार्क करते और इसलिए करते। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस एग्जैक्टली लास्ट क्लास में भी हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसके बाद अब ये होना चाहिए था। हमें इस क्वेश्चन में जो टर्म डिफाइंड है, हमें इस क्वेश्चन में टर्म डिफाइंड थी कि सिंपली जो एक्सप्रेशन है इसको नोटिस करो। हमें किसी ने टर्म ये डिफाइन करके दी, हमें टर्म डिफाइन थी कि fx प्लस, अब याद रखना इस तरह के हमने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, अगर अब ये गलत करा तो ये स्टुपिडिटी है। सो दिस वाज एक्चुअली वन इक्वेशन बट दे वर टू अननोन्स। यहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस एक्स दो अलग अलग तरह के, सोचो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हैं जो कि हम नहीं जानते, तो एक इक्वेशन से दो अननोन हम नहीं निकाल सकते। तो इसका तरीका क्या था कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को क्रिएट करना था। तो अगर मैं इसी मशीन में x की जगह अगर 1 माइनस एक्स अगर डाल दूँ तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स बन जाता। नेक्स्ट बन जाती टर्म 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स, दैट वाज एक्चुअली x, और ये आ जाता 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 के। ये था इस क्वेश्चन में करने वाला कंप्लीट टास्क। अब ये 2fx और ये एक पहले वाली इक्वेशन हमारे पास पहले से है, fx प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हमें पहले से गिवन था, दिस वाज x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, अब सिंपल है, अब सिंपली इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी को और इन दोनों को सबट्रैक्ट करा दो। देखो 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता और डायरेक्टली हमें fx मिल जाता। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, जो अकेला डुएबल टास्क था वो ये एंड। देखो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग था, पर क्यों? हमें दिया गया कि जिंटेक्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब हमारा क्लियर फोकस क्या होना चाहिए था कि जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारी कॉपी में हमने सिंपली लिखा कि जिंटेक्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखना, देखो 0 से, अब बहुत तरीके थे इसको डील करने के, बहुत तरीके थे। अगर मैं इसको वैसे ही ब्रेक करना शुरू करूं, देखो अगर x को लेते हो 0 से 1 के बीच में, जब x को 0 से 1 के बीच में लेते हो तो जिंटेक्स कितना हो जाता, 0। 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स ने क्या होना था, 0। तो ये टर्म क्या बनी, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिटवीन 0 से 1। अब 0 से 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर होगा उसका आंसर भी कैसा होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, -1 करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जब x को 1 से बढ़ा लोगे, जब x को 1 से बढ़ा लोगे तो जिंटेक्स क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा नंबर जब यहाँ पे डालोगे, -1 करोगे तो अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा कैसा बना, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 1 से बड़ा तो मेरे आंसर में आना चाहिए, वो हमेशा डोमेन का पार्ट होगा। तो अब मैंने देखा ऑप्शंस में जाके कि 1 से बड़ा कहाँ कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली उन्होंने 1 से इन्फिनिटी हमें चारों ऑप्शंस में दिया, मतलब यहाँ से हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे अभी, तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ा। अब नेगेटिव साइड पे जाके देखो तो वहाँ से भी पॉसिबल था, पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा रूट क्या होता कि अगर मैं सिंपली जिंटेक्स को रखूँ एक साइड, -1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो वो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे मन में थॉट आता है कि क्यों ना मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूँ और जिंटेक्स का अलग से ग्राफ बना के ये देखूँ कि वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। देखो 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स सिंपली ये बन जाता, सिंपली 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स ये हो जाता। तो हमें दिखता है कि 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स नीचे है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, तो इसलिए वो मेरे आंसर में नहीं आएगा। जिंटेक्स हमें बड़ा चाहिए, उसके बाद जिंटेक्स बड़ा हो गया। अब नेगेटिव साइड पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ कट कर रहा है -1 के ऊपर, तो यहाँ पे तो इतने इंटरवल में तो सिंपली क्या हो रहा है कि जिंटेक्स वाला ग्राफ नीचे है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ऊपर है। तो हमें लेकिन जिंटेक्स बड़ा चाहिए, तो ये इंटरवल रह गया। पर इसके बाद क्या हो गया कि जिंटेक्स वाला ग्राफ यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, वो वैल्यू हमने निकालनी थी।
तो अब -1 से, जब सोचना इस बात को, जब x -1 से -2 के बीच में होगा, जब x -1 से -2 के बीच में होगा, तब उस मोमेंट पे जिंटेक्स का आंसर कितना होगा? जिंटेक्स का आंसर होगा -2। तो सिंपली हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जहाँ पे ये जो पूरी टर्म है, जो ये हो गया -2, तो हमें x² -1 -2, x² -3 जो बना इसको 0 होना चाहिए। वहाँ से x बना ±√3, +√3 हमने लेना नहीं क्योंकि हम लोग वैल्यू केवल नेगेटिव वाली देख रहे हैं इस इंटरवल में, तो इसलिए x कितना बना? -√3। इसके बाद क्या होगा कि ये वाला ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये वाला ग्राफ अब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। देखो इसके बाद जिंटेक्स का ग्राफ ऊपर होगा, 1 - x² का ग्राफ नीचे हो जाएगा, और वही हमें चाहिए भी कि जिंटेक्स का ग्राफ ऊपर हो, 1 - x² का ग्राफ नीचे हो। तो जो मेरा आंसर बना वो इस रीज़न से ये बना, -∞ से -√3, इतने इंटरवल में जिंटेक्स का ग्राफ ऊपर है, उसके बाद फिर जिंटेक्स का ग्राफ कहाँ पे ऊपर हो रहा है? 1 के आगे। तो इसको बोलने का तरीका ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा ग्राफिकली ही करता, किसी के मन में आया कि वो इसी के केसेस बनाए, इक्वली गुड है, बिल्कुल ठीक है। अगर केसेस बना के भी करते तो भी इट वॉज इक्वली गुड, पर अदरवाइज़ ये बिल्कुल लॉजिकल तरीका रहता। अब देखो ये भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, हमें किसी ने क्या दिया कि हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एक -4 से 4 से ये इंटरवल तक फंक्शन डिफाइंड है, तो इट शुड बी एन ऑड फंक्शन। अब इस बात को समझना ध्यान से, जो cot ऑफ sin x है, जो cot ऑफ sin x है, वो तो हमें दिखता है कि वो तो पहले से एक ऑड फंक्शन है। तो जो जिंट ऑफ x²/a है, जो जिंट ऑफ x²/a है, अब इसमें थी प्रॉब्लम। हमारी कॉमन सेंस कहती नहीं कि जो x²/a है वो तो एक्चुअली x की जगह -x डालो, उसका आंसर पहले जैसा सेम आ जाएगा। तो ये फंक्शन, पूरा जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन नहीं बन पा रहा। कब बन पाएगा? जब -4 से 4 के बीच में इसमें कोई भी नंबर डालो तो आंसर पहले का नेगेटिव आ जाए, तो वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x² का आंसर तो सेम आना है। इसमें 2 डालो तो इसका आंसर 4, इसमें -2 डालो तो इसका आंसर तब भी 4, नीचे वाला ये तो सेम ही है। तो इसमें प्रॉब्लम है, इसका जिंट जो है वो सेम आंसर दे रहा है हर बार, तो इट इज़ अ ट्रबल। तो हम क्या दिमाग लगाएं जिससे कि इसका रोल ख़त्म हो जाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो जब इस क्वेश्चन में x वैरी कर रहा था -4 से 4, तो जो x का स्क्वायर होगा वो वैरी करेगा 0 से लेके 4 तक, x का स्क्वायर वैरी करेगा 0 से लेके 16 तक। तो अगर मैं a जो है, बड़ी काम की बात है, इसको समझना ध्यान से, अगर मैं a को एक ऐसा नंबर ले लूँ जो कि जो ये वाला a लिखा हुआ है, अगर मैं इस a को अगर मैं एक ऐसा नंबर ले लूँ जिससे कि, अगर मैं a को एक ऐसी वैल्यू दे दूँ जिससे जो a x²/a जब हम करें तो उसका जो जिंट बने वो 0 आ जाए। क्यों 0 आ जाए? फिर इस टर्म का रोल ही फिनिश हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें। तो जो a है, क्या a हमें समझ में आता है कि उसको 16 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 16 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर ले लो। अगर a को मैंने 16 से बड़ा कोई भी नंबर अगर ले लिया तो इन दैट केस हमें समझ में आता है कि अब ये कुछ मर्जी कर ले, अब ये कुछ मर्जी कर ले, जो इसका आंसर बनता वो सिंपली इस केस में उसका जो जिंट आता वो 0 ही आ जाता। तो जब इसका जिंट 0 ही आ जाता तो अब ये कुछ नहीं कर सकता। देखो ये ऑड फंक्शन है, प्लस अलग से 0 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सारी जो काम की बात थी वो एक्चुअली ये थी। अब इसके बी ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बी ऑप्शन में एक्चुअली यहाँ पे -16 से -∞ भी लिया हुआ है, तो वो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो मैंने -32 ले लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो अगर a अगर -32 अगर होता तो -32 होने पे ऊपर वाला नंबर -4 से 4 के बीच में मान लो कुछ भी ले लो, तो दिस अपॉन अ नेगेटिव नंबर का जो जिंट बनता वो -1 आ जाता। तो फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं बनता एक्चुअली ओवरऑल, f ऑफ -x -fx ना आता। इस केस में इसका आंसर एक्चुअली ये आना चाहिए, ओनली बिटवीन 16 टू इन्फिनिटी। तो इस केस में जो चारों ऑप्शंस गिवन हैं उसमें गलती है, ये ऑथर से गलती हुई जहाँ से मैंने क्वेश्चन डाला। इसका बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ये होना चाहिए था इसका कंप्लीट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें टर्म डिफाइंड थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म डिफाइंड थी कि एक फंक्शन, ये हमने करा हुआ है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पर ये हमने करा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें ये, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत साल पहले कभी रुड़की के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहले जो IIT था रुड़की, जो अब IIT रुड़की है, उसका एग्ज़ाम पहले अलग से होता था, तो ये तब आया हुआ है।
और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शंस पूछे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख लेते हैं। हमने इन्वर्टेबल फंक्शंस बनाने हैं जिसमें कि F2 2 ना हो, F4 4 ना हो और F1 1 हो। तो ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये 100% ये क्वेश्चंस एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हैं। लोग इस बात को नोटिस नहीं कर पाते। 1 2 3 4, जो 1 है वो 1 के साथ कनेक्टेड है। अब हम चाहते हैं कि जो F2 है वो 2 ना हो, तो F2 अगर हम चाहते हैं कि 2 ना हो और F4 4 ना हो, तो हमें क्लैरिटी है कि अब इसमें हमें एक्चुअली केसेस बिल्ड करने पड़ते हैं। अब F2 अगर हमने 2 नहीं करना, इसका मतलब F2 जो है वो 3 भी हो सकता है और F2 4 भी हो सकता है। तो एक केस तो बना कि मैं F2 को ले लूँ 3, F2 को मैंने 3 ले लिया, F1 1 है, F2 3 है। इस केस में जो F3 है वो अब 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर F3 अगर 3 हो गया तो फिर F4 को 4 होना पड़ेगा और वो हो नहीं सकता। F3 जो है वो अगर 2 हो जाए तो F3 जो है, अगर मैंने F2 को अगर 3 ले लिया तो इन दैट केस जो F3 है वो 2 अगर मान लो मैंने ले लिया तो F4 को 4 होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें डिफाइंड है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए F3 को इस केस में 4 ही होना पड़ेगा और F4 जो होता वो 2 हो जाता। तो एक केस तो ये बना कि F2 को हमने F2 को 2 नहीं करना, तो F2 या 3 होगा या 4 होगा। तो जब F2 3 होगा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो F3 है वो इस केस में 3 नहीं हो सकता। क्यों? अगर F3 3 हो गया तो F4 को 4 होना पड़ेगा, F3 जो है वो 2 नहीं हो सकता। चलो, ये बना एक केस, ये बना एक पर्टिकुलर सिचुएशन। अब सेकंड केस बना कि F1 मान लो 1 है, जो F2 है वो अब 3 नहीं है, F2 जो है वो मान लो 4 है। जब F2 4 हो गया तो अब F3 और F4 में हमें समझ में आता है कि अब F3 जो है वो 3 भी हो सकता है, F3 जो है वो 3 भी हो सकता है, F3 2 भी हो सकता है, तो उसको कोई ट्रबल नहीं। इसलिए इसको फिल करने के अब की बार 2 केसेस बने, एक बार ये 3 ले लो और एक बार ये 4 ले लो। तो 2 फंक्शंस यहाँ से बने, एक फंक्शन ये बना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो इस केस में बने देवर 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पर ये क्वेश्चन 100% अगर सोचो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। तो जब हम लोग इसको बोलने में ब्लॉक होते हैं तो एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी बनाया है ना, इसको अपनी कॉपी में बना कर देखो पता है क्या स्ट्रगल क्या है। जब इन क्वेश्चंस को पहली बार डील करते हो तो ये बहुत माइंड बॉगलिंग, मतलब हमें ट्रबल देते हैं। पर जैसे जैसे इनके डिस्कशन में आगे बढ़ते हो ना, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये डूएबल है। तो वो कब आना शुरू होता है? जब दिमाग तो खुद चलाना है, मैंने थोड़ी जाके एग्जाम देना है। तो वो तब चलता है जब इन बातों को सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करते हो। अब ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा हुआ है, पर चलो अब दिया तो मैं बोल दे रहा हूँ। लॉग के अंदर देखो ax³ प्लस यहाँ से bx², यहाँ से cx ले लो, तो सिंपली ये फैक्टराइज हो जा रहा है। ये x+1 कॉमन आ जाएगा एक, और ये ax² प्लस bx+c आ जाती है टर्म, ये बनी लॉग के अंदर। तो अब इसका डोमेन क्या होता है कि लॉग के अंदर वाली टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब लॉग के अंदर वाली टर्म के पॉसिबल होने के लिए a जब हमें गिवन है कि पॉजिटिव है, तो ये जो टर्म है इसका जो ग्राफ है, इसका जो पैराबोला बनेगा इस क्वाड्रेटिक का, वो अपवर्ड बनेगा। तो पहली बात तो ये कि इसको b² - 4ac 0 है, तो ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसे यहाँ पे टच करता हुआ बनेगा। तो इसका जो वर्टेक्स है -b/2a, ये तो मेरे आंसर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे लॉग के अंदर 0 बन जाएगा, साथ में x+1 को पॉजिटिव होना चाहिए। तो x जो बना वो -1 से बड़ा बन गया और साथ में डोमेन में से -b/2a जो वैल्यू है वो हट गई। तो वो दिखता है कि जो ए ऑप्शन है वो एग्जैक्टली यही बोल रहा है। तो इट वॉज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, पर हमें बस राइट तरीके से इसको बोलना था, तो दिस वॉज द ओनली पर्पस। ये भी अब सेम तरह का है। हमें कहा गया कि इसका डोमेन बता दो। अब देखो हमें f(x) का डोमेन गिवन है कि -1 से लेकर 2 तक है। तो हमें ये बताया गया कि जो f के अंदर जो मशीन जो है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल जा सकता है वो केवल -1 से 2 है। इसका मतलब जिंट x -x² + 4 को -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। ये एक्चुअली क्वेश्चन, जिंट x -x² + 4 को -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो अब इसको एडजस्ट करा लो कैसे, सिंपली अब यहाँ पे मान लो 4 को अगर मैं दोनों तरफ ले गया तो जिंट x
माइनस एक्स स्क्वायर को कैसा होना चाहिए, सिंपली -5 से लेके -2 तक, या ऐसे बोल दो कि एक्स स्क्वायर माइनस जेंट एक्स को होना चाहिए सिंपली 2 से लेके 5 तक। एक्चुअली ये बना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस जेंट एक्स को होना चाहिए 2 से लेके 5 तक। तो अब इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की बजाय यहाँ पे केसेस ले लेते। मान लो कि अब अगर मान लो कि मैं अगर इसमें बारी बारी इंटरवल्स को अगर देखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस जेंट एक्स को 2 से 5 के बीच में होना चाहिए, तो अब इस क्वेश्चन में हम ये तो कर नहीं सकते कि इसको बिल्कुल हम लोग सॉल्व करना शुरू कर दें। एक्चुअली तो हम लोग ये कर सकते थे कि मान लो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये जेंट एक्स का ग्राफ है। देखो जैसा इसका आंसर पॉजिटिव साइड पे बनेगा वैसा ही इसका नेगेटिव साइड पे फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। तो अब इसमें ये सोचो कि मुझे ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर और जेंट एक्स के बीच में जो वैल्यू है वो कब 5 बनती है, कब 5 बनती है। तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को लेना शुरू कर देता। मान लो मैंने √7 को लिया, तो जब x √7 होगा, √7 इज एक्चुअली वॉट 3 पॉइंट समथिंग, तो उसका जो √7 इज सिंपली एक्चुअली वॉट 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो जेंट बनता, √7 का जो जेंट बनता वो आता 2, √7 का जो जेंट आता वो आता 2। तो जब मैं x को √7 का स्क्वायर हो जाता 7, 7 माइनस 2 जो है वो 5 हो जाता। अब इस बात को समझना बहुत ध्यान से। तो क्या मुझे समझ में आता है, विदाउट अपनी कॉपी पे बिना लिखे मैं ऑप्शंस पे गया और मैंने √7 को यहाँ पे डाल के देखा। देखो √7 का स्क्वायर कितना हो जाता 7, और ये जो बनता ये √7 डाले जाने पे आ जाता 2। 7 माइनस 2 कितना होता है 5। अगर मैं x को √7 से ज़्यादा लेता हूँ तो ये अभी भी 2 रहता, लेकिन ये जो नंबर है वो अब की बार 7 से बढ़ जाता, तो ये आंसर 5 से बड़ा हो जाता। तो मुझे समझ में आ गया कि जो मेरी अपर लिमिट है वो तो √7 है। तो मैंने इसका तो कोड क्रैक कर लिया कि √7 होगा। अब मुझे ये ऑप्शंस में दिख रहा है, एक -1 दिख रहा है और एक -√3। मुझे अब इनमें से जज करना है कि मुझे क्या वैल्यू लेनी है। तो अब यहाँ पे इसकी लोअर बाउंड्री को हम लोग जज कर सकते हैं। वो कैसे, √3 डाल के देख लो। तो √3 डाला तो √3 का स्क्वायर कितना बन गया 3, और √3 होने पे जो जेंट बनता, जो जेंट एक्स जो बनता वो हो जाता 1 सिंपली। तो 3 - 1 कितना बना 2। तो मुझे क्लैरिटी है कि पॉजिटिव साइड पे तो √3 से √7 आना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे √3 से √7 आना चाहिए। वो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में। तो मेरा ऑप्शन या तो बी है या मेरा ऑप्शन डी है। अब मैं -√3 और -1 इसमें बारी बारी डाल कर देख लेता कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, और ब्रैकेट्स भी क्लोज होने चाहिए। तो हमने देखा कि क्लोज ब्रैकेट्स वाला ये बन रहा है। दोनों वैल्यू मैंने ऐसे डाल के देखी, इन दोनों को वेरीफाई करा और ये ऑप्शन मार्क कर दिया। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पता है हमें क्या सीखना चाहिए कि अदर देन सॉल्विंग, मैं ऑप्शन पे गया, मैंने ये टर्म बना ली, और मैंने ऑप्शन से जाके इंटरप्रेट करने की कोशिश करी कि मेरा इन चारों में से आंसर कौन सा होगा। मैंने सॉल्व नहीं करा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं केसेस बनाता, पर पेपर में मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे तो राइट ऑप्शन मार्क करना और अगले क्वेश्चन पे जाना है। तो ये जो डिस्कशन करी ना, इसको फिर से सुनना कि मैंने कैसे इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करी कि मेरा ऑप्शन इन चारों में से कौन सा बनेगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर ना करना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें टर्म क्या गिवन थी, हमें एफ एक्स डिफाइंड है कि वो 2 + x है जब x 0 से बड़ा, और 2 - x है जब x 0 से छोटा। तो हमसे f ऑफ एफ एक्स पूछा गया। तो अब देखो इन क्वेश्चंस में सेंस क्या होता है, पर अब एक्चुअली बहुत तरीके हैं, ग्रेजुअली इस तरह की स्कीम्स को पकड़ना शुरू करोगे। अब एफ एक्स के बारे में ज़रा सोचो। जब x 0 से बड़ा है तो एफ एक्स जो है वो 2 + x है। तो 2 + x अपने आप में समझ में आता है कि ये लाइन बनी सिंपली 2 + x, तो 2 से ज़्यादा वैल्यू बनेगी उसकी। जब x 0 से कम है तो वो 2 - x है। तो 2 - x भी हमें क्लैरिटी है कि वो ऐसे की लाइन है। तो हमें समझ में आता है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा एक्चुअली 2 से ज़्यादा है। एफ एक्स हमेशा 2 से ज़्यादा है। तो जब एफ ऑफ एफ एक्स बनाओगे तो एफ वाली मशीन के अंदर जो नंबर जा रहा है उस नंबर को नोटिस करो कि वो नंबर हमेशा 2 से बड़ा है। वो नंबर हमेशा कैसा है, 2 से बड़ा, क्योंकि एफ एक्स का हमने अभी बिहेवियर देखा। तो इसलिए एफ ऑफ एफ एक्स वुड ऑलवेज बी ओनली 2 + एफ एक्स। क्यों? बिकॉज दिस वुड बी 2 + एफ एक्स जब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 2 - एफ एक्स होता जब एफ एक्स लेस देन 0 होता। पर एफ एक्स लेस देन 0 तो कभी है ही नहीं, वो हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस कर लिया। इसलिए अकेला 2 + एफ एक्स होगा, जिसमें ये एफ एक्स क्या है,
2 प्लस एक्स है जब एक्स पॉजिटिव है और 2 माइनस एक्स है जब एक्स नेगेटिव है। तो इसके आगे मैं लिखता नहीं, ये बन जाता है एफ एक्स इज 2 प्लस एक्स, तो ये बन गया 4 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड दिस इज 2 प्लस 2 माइनस एक्स, मतलब 4 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो ये कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो इसको सोचने का, बोलने का तरीका इतना क्लियर है। देखो एक बार ये सेंस नोटिस करना शुरू करो कि इन क्वेश्चंस को मैं क्रैक करने का प्रोसेस बना कैसे रहा हूं, उसके बाद ये कुछ नहीं है काम। अब जैसे ये टर्म है, एग्जामिनर ने हमें हर बार हर क्वेश्चन में जो टर्म देनी है वो न्यू देनी है। मुझे किसी ने एफ एक्स डिफाइन करा कि वो जिंट एक्स प्लस जिंट ऑफ 2x जिंट ऑफ 3x जिंट ऑफ nx है, लास्ट में n(2n + 1/2 x लिख दिया, तो अब डायरेक्टली पता नहीं चल रहा, पर कुछ नहीं, बेकार क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं इस n(2n + 1/2 x को तोड़ लूँ, इसको तोड़ लूँ x + 2x + 3x, देखो 1 से लेके n तक का सम कितना होता है? n(n + 1/2, तो उसको उल्टा पलट दिया, इसको 1 से लेके n तक का सम लिख लिया। तो जो ये टर्म है हमें समझ में आता है कि ये x + 2x + 3x ऐसे लास्ट में nx तक बन गई। तो अब इस जिंट x को और इस x को कंबाइन करो, दिस इज व्हाट, x माइनस जिंट x विद अ माइनस साइन को छोड़ दो, तो इसका जो पीरियड है वो कितना है? 1। जिंट ऑफ 2x माइनस जिंट ऑफ, देखो बीच में माइनस साइन है ना, तो जिंट ऑफ 2x माइनस 2x का पीरियड कितना है? सिंपली x माइनस जिंट x को हमने f ऑफ ax बनाया, तो उसका पीरियड हाफ हो जाता है। तो इसका पीरियड 1, उसका पीरियड हाफ, उसका पीरियड 1/3। तो हमने एक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड 1/2, इसका पीरियड 1/3, लास्ट में इसका पीरियड 1/n। तो हमने इस ऐसे फंक्शंस के पीरियड्स का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल क्लियरली सोचो, न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं विच इज़ 1, डिनोमिनेटर का हम HCF लेते हैं विच इज़ 1, तो आंसर बन गया 1। तो इट वॉज वेरी सिंपल। देखो अगर इन क्वेश्चंस पे ब्लॉक हुए हो ना, तो अपना पैटर्न नोटिस करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करो। इन क्वेश्चंस को करने से अकल आती है, कोई नहीं अकल देने वाला, इन क्वेश्चंस को करने से अकल आती है। तो जब इन क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट करोगे ना, अपने आप फ्लो बनेगा। यू वुड बी सरप्राइज कि एग्जाम में क्वेश्चंस कितने बेकार होते हैं। लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि उनको ये बात का पता नहीं चल पाता। तो हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम वाले क्वेश्चंस हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट से, सिंपल से साउंड करेंगे। अब ये देखो, किसी ने ये फंक्शन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, मॉडुलस ऑफ sin x मुझे समझ में आता है कि ऐसा बनता है, सिंपली आगे बनता जाएगा। ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है। अब ज़रा 2 की पावर cos x का बिहेवियर सोचो, अब ज़रा 2 की पावर cos x का बिहेवियर सोचो। क्या समझ में आता है कि ये जो 2 की पावर cos x है, ये एक्चुअली एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड कितना होगा? पाई, 2π। देखो cos x का पीरियड कितना है? 2π। तो मैं, अब मेरा इंटेंट क्या है कि मैं 0 से लेकर 2π तक, ये पता करने की करूँगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बन रहे हैं। उसके बाद मुझे समझ में आता है कि सेम रिपीटेशन होती जानी है, मैंने पूरा थोड़ी सॉल्व करना है। अब 2 की पावर cos x का मुझे ग्राफ नहीं आता, तो मैंने बनाना भी नहीं है। cos x को सोचो, cos x का आंसर 0 पे कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? देखो यहाँ पे हाइट कितनी है? 1, यहाँ पे हाइट कितनी है? 2। तो 2 की पावर, जब x को 0 डालोगे, y = 2 की पावर cos x को सोचो। मैं इसका बेसिक सा ग्राफ बनाने लगा हूँ। 2 की पावर cos x के ग्राफ को सोचो कि जब इसमें cos x का बिहेवियर 0 से 2π तक देखना है हमने एक पीरियड में। जब x को 0 डालो तो cos 0 कितना होता है? 1। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। तो शुरू में ये ग्राफ यहाँ पे होगा। फिर जब x होता है π/2, तो cos वाली मशीन का आंसर कितना हो जाता है? 0। और cos 0 कितना होता है? 1। तो सिंपली cos π/2 कितना होता है? 1। तो ये ग्राफ आ गया यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होगा? अब जब x को π/2 से आगे लेके जाओ, जब x को π/2 से π लेके जाओ, तो cos x का आंसर नेगेटिव हो जाता है। सोचो ज़रा, cos x का आंसर कैसा हो जाता है? नेगेटिव। पाई पे cos x का आंसर कितना होता है? पाई पे cos x का आंसर हो जाता है -1। और 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2। इसका मतलब पाई पे इस फंक्शन का जो आंसर होगा दैट वुड बी 1/2। तो ये यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे फिर से कट करके इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये बनी अब कहानी। उसके बाद 3π/2 पे cos का आंसर कितना होता है? cos π/2 कितना था? 0। cos 3π/2 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे इसने फिर से 0 हो जाना है। ऐसे यहाँ कहीं कट करेगा, यहाँ कहीं कट करेगा, फिर ये यहाँ निकल जाएगा। कहीं यहाँ पे कट करा, कहीं यहाँ पे कट करा और फिर से ये बाहर निकल गया। तो
ये इसके बाद फिर इसके बाद तो फिर से इसका आंसर 2 पाई पे कितना हो जाएगा, फिर से 2। तो हमें समझ में आया कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने 0 से 2 पाई के बीच में वो 4 बन गए, 4 सॉल्यूशंस बने। तो 0 से 2 पाई अगर 4 सॉल्यूशंस बने तो 2 पाई से 4 पाई कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, 4 सॉल्यूशंस। फिर 4 पाई से 5 पाई कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, 2 सॉल्यूशंस और बन जाएंगे। तो 4 + 4 + 2। और फिर पीछे -2 पाई से 0 कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, 4 और। तो कितने बने, 4 + 4 + 4 12 + 2 14, 14 आंसर है। तो इसमें पता है सीखने वाली बात क्या है कि याद रखना ये बात, पहली बार में ये बातें हमेशा नई लगती हैं, पर जो बच्चे पिछले सालों में निकले हैं वो पता है क्यों निकले हैं, क्योंकि वो इस बात को सुनने पे उन्होंने अपने माइंड को ब्लॉक नहीं करा कि ये मुझे नहीं आ सकता। एक बार सुनने के बाद पॉज करके इसको अपने आप ऐसे बोलो। फिर जब हम क्लास की सेटिंग में होते हैं तो कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता कि इतने सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करवा रहा हूँ उतने मैं भी नहीं करवा सकता। तो अब इस चीज़ का एडवांटेज लेने की करो। तो एडवांटेज कैसे लोगे, इनको बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। असाइनमेंट हमें मिली थी पहले, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाने की करो, फिर समझ में आता है कि एक्चुअली करने वाला काम क्या है। ये बिल्कुल बेकार था। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला कि x² πx/2 mod x < 1, मतलब -1 से 1, उसके बाद x × mod x। तो कैसा फंक्शन है, बिल्कुल ही बेकार था एक्चुअली। तो x² πx/2 दिखता है कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, -1 से 1 इसका आंसर ऑड फंक्शन है। x × mod x कितना होता है, x² और -x²। mod x एक तरफ x है, एक तरफ -x है, तो फंक्शन कैसा बना, ऑड फंक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इस पर टाइम नहीं लगाते ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट बिल्कुल सेम तरह का था। एक बार x की जगह 1 - x डाल दोगे फिर ये हो जाएगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, इस पर भी टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट था हमें e की पावर, यहाँ पे टर्म एक्चुअली मिसिंग है, ये e की पावर x³ - 3x + 2 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन था। ये हमें गिवन है fx, -∞ से -1 से 0 से e की पावर 5 तक। तो इस क्वेश्चन में अब हमें इसका डोमेन गिवन है और हमें इसका कोडोमेन गिवन है। हमसे अगर पूछा गया कि ये 1 1 है कि ये ऑन2 है, तो 1 1 को चेक करने का तरीका क्या होता है कि हमने इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है। अब x³ - 3x + 2 को सोचो, इसको हमने करा डिफ्रेंशिएट, ये आ गया 3x² - 3, ये बना। तो जो x² - 1 है ये -1 से 1 तक नेगेटिव है, उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव है। तो -∞ से -1 तक, इतने इंटरवल की बात करनी है ना हमने, -∞ से -1 तक हमें समझ में आता है कि दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इतने इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। तो कैसा होगा, 1 1, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, ये लाइन याद रखना कॉन्टिन्यूस है। तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 तो है इस इंटरवल में, 1 1 वाली बात तो होगी। अब मैंने ऑप्शंस पे गया तो मुझे ऑप्शन से क्लैरिटी है कि इसमें ये ऑप्शन रहूँगा, ये ऑप्शन रहूँगा। बिल्कुल हम लोग इसको जो 50 लाइफलाइन यूज़ करते जाते हैं, 50-50 वाली लाइफलाइन, कि हमें क्लैरिटी है कि ये ऑप्शंस तो गलत हो गए। अगर मान लो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में होता many 1, तो मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करता, मैं कहता चौथा ऑप्शन है। पर अब चलो ऑन2 चेक करना है, तो हमें इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। जब x को -∞ डालोगे तो e की पावर -∞ कितना हो जाएगा, 0। फिर जब x को डालोगे -1, तो इसमें -1 डालो, ये आ गया -1 माइनस, ये आ गया e की पावर माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट वुड बी 3 + 2 5 -1 विच वुड बी 4। तो यहाँ पे कोई टर्म में आई थिंक कुछ मिसिंग होगा, यहाँ पे कुछ x² होगा, यहाँ पे x² होगा तब भी ये x² होगा ये एक्चुअली क्वेश्चन में। तो x² होता तो फिर आगे टर्म में वो जाता। चलो हमने x³ लेके कराया तो इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब ये इंक्रीज करता जा रहा है -∞ से -1 तक। तो जब मैंने इसमें -1 डाला तो इसका आंसर एक्चुअली e की पावर -4 आ गया। तो जो इसकी रेंज बनी इस इंटरवल में वो 0 से e की पावर 4 तक बनी। -1 + 2 1 + 3 विच इज़ 4। तो इसकी रेंज ये बनी, इसकी रेंज ये बनी। इसका कोडोमेन 0 से e की पावर 5 है, इसलिए ये 1 1 बना, लेकिन ये ऑन2 नहीं बना। तो ये 1 1 बना और ये * बना। ठीक है, ऑप्शन में भी यही गिवन है, * ही है, और मुझे लगा कि उसने ऑन2 दिया हुआ है, पर * ही है। तो ये 1 1 बना और ये * बना। क्यों? क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट आई। ऑन2 * हम कैसे चेक करते हैं, हम रेंज निकालते हैं और उसको कोडोमेन से कंपेयर करते हैं। तो
तो एग्जैक्टली नोटिस करो कि मैंने यही करा, यही काम था। ये क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में मैंने, अगर रिकॉल करो तो मैंने कहा था ये आगे आएगा, इसको तब देखेंगे। तो इस बात को याद रखना, याद रखना, याद रखना आज के बाद। ये अब हमारे सामने आता रहेगा। रेयर केस में वो इसको यूज करवाएंगे। रेयर केस में अगर fx एक ऐसा पॉलिनोमियल है सच दैट fx इंटू f1/x बराबर है fx प्लस f1/x के, तो उस केस में जो fx होगा ना वो हमेशा 1 प्लस माइनस x की पावर n के फॉर्म का होगा हर बार। ये कैसे पता करा, ये पता कैसे करा, कोई पूछेगा नहीं, पर ये याद रखो हमने fx को ऐसे माना, ऐसे। अब f1/x कितना बन जाता है, a0 इंटू 1/x की पावर n एंड सो ऑन। और इसको fx प्लस f1/x लिख के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा, तो कंपेयर करे जाने पे जो a0 है वो प्लस माइनस 1 आ जाता है, बाकी सारे कोफिशिएंट्स 0 आ जाते हैं केवल कंपेयर करने पे। तो कुछ बहुत स्पेशल काम नहीं करा, और जो an है वो 1 आ जाता है। पर ये पैटर्न माइंड में रखना, कब, जब fx इंटू f1/x बराबर हो fx प्लस f1/x के। तो वो कब होगा, जब जो fx होगा वो सिंपली 1 प्लस माइनस x की पावर n के फॉर्म का होगा। इसका ये पता है इन क्वेश्चंस का हर बार लॉजिक क्या होता है, हमने ये प्लस माइनस साइन और ये n निकालना होता है। f3 हमें गिवन है कि 28 है, तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 3 की पावर n तो होगा नहीं, तो 1 प्लस 3 की पावर n 28 है, वहाँ से 3 की पावर n 27 आ गया, वहाँ से n इस केस में आ गया 3। तो जो fx है इस क्वेश्चन में दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब। ये था एक्चुअली ये टर्म। तो अब f4 पूछिए, f4 क्या होगा, 1 प्लस 4 का क्यूब, 4 का क्यूब है 64 प्लस 1 इज 65। तो ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में पता है अब खुद क्या करना, खुद ऐसे ये बना के इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखना कि ऐसे बना पा रहे हो, और इस लाइन को याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैसे एज इट इज कभी कभी काम आती रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बेकार है, ये वाला छोड़ देते हैं। हमें fx प्लस 1 माइनस fx गिवन है कि 8x प्लस 3 है। fx हमें ये डिफाइंड है, कुछ नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। हमें अगर ये डिफाइंड है, इसमें अब देखो इसको बस इसमें हाथ तेज चलाना था। हमें fx डिफाइंड है कि bx² प्लस cx प्लस d है, हमें ये टर्म बनानी पड़ जाती। तो सिंपली f ऑफ x प्लस 1 क्या बन जाता, bx प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस bx², माइनस x²। देखो बस मैंने इतना सा काम कर लिया। अब ये क्या बना, cx प्लस 1 माइनस cx, वो सिंपली c आ जाता, dd कैंसिल हो जाता। ये कितना बन गया, 8 टाइम्स x प्लस 3, ये बनी मेरी टर्म। तो वहाँ से मैं क्लियरिटी है x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² कितना हो गया, ये आ गया 2x प्लस 1 प्लस c, ये बराबर है 8x प्लस 3 के। वहाँ से मैं क्लियरिटी है कि 2bx आ गया 8x, वहाँ से bx आ गया 4, मतलब, और वहाँ से x आ गया, b आ गया 2, 2b आ गया 4, वहाँ से b आ गया 2। तो b2 कौन सा ऑप्शन कह रहा है, b2 ऑप्शन, वहाँ से 2bx आ गया 8, एक्चुअली 2b, और b आ गया 4। तो b4 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, और डी में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मुझे सी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अकेले बी से ही बात बन गई। क्यों, क्योंकि b4 उन्होंने एक ही ऑप्शन में दिया। याद रखना, मेरा काम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैच मेकिंग है, सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेरा काम है ऑप्शन को मार्क करना। फटाफट मैंने जंप, देखो मैं हर सेकंड नोटिस करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हल्का सा स्टेप करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ, मैं फिर हल्का सा स्टेप करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन। सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन मार्क करना है। याद रखना, दोनों बातों में डिफरेंस है। लोगों को ये डिफरेंस की क्लियरिटी नहीं होती, तो उनसे पेपर हैंडल नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में हमें टर्म क्या गिवन थी कि cos ऑफ साइन nx और tan x बाई nx का जो पीरियड है वो 6 पाई है। तो उन्होंने हमसे n पूछ लिया। तो अब हमें इसका सेंस समझ में आता है कि हमें सिंपली क्लियरिटी कि cos ऑफ साइन x का पीरियड कितना होगा। याद रखना, cos ऑफ साइन x का पीरियड कितना था, रिकॉल करो। साइन cos ऑफ साइन x का पीरियड कितना था, इसका पीरियड पाए था, इसका पीरियड याद रखना, इसका पीरियड पाए था। और जो tan ऑफ x बाय n है, इसका पीरियड n पाए हो जाएगा। तो मुझे पाए और n पाए का जो LCM है वो गिवन है कि 6 पाए है। पाए और n पाए का जो LCM है वो 6 पाए है, और पाए और n पाए का LCM क्या होता है, n पाए। तो उसका LCM अगर 6 पाए है तो n कितना होगा, 6। देखो इस क्वेश्चन में एक बात और समझना,
हम लोगों ने ये पता करना था कि ये पूरी टर्म कितने के बाद रिपीट करेगी। तो जो कॉस ऑफ साइन एक्स और जो टैन ऑफ एक्स बाय एन है, ये कहीं से भी आपस में मिक्स नहीं कर रहे थे। तो अगर ये मिक्स नहीं कर रहे थे, मतलब मुझे क्लैरिटी में समझ में आता है कि मुझे अब की बार दोनों अंडरस्टैंडिंग्स को पकड़ना था। दोनों का इंडिविजुअल पीरियड निकाल लो और ये पता कर लो कि ये दोनों मिला के कितनी देर बाद रिपीट कर रहे हैं। हर बात जो सुन रहे हो ना, इसमें किसी बात में भी अगर ब्लॉक होते हो उसको रिवाइंड करो, उसको बोलो मेरे साथ साथ ऐसे, तो यू वुड बी सरप्राइज कि अपना सेंस बनना शुरू हो जाता है। पर उसको बनाओ, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाओ। अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब देखो, हमने लास्ट क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन देखा था। हमें किसी ने बोला कि f of 3x + 2 + f of 3x + 29 बराबर है 0 के। ये देखिए हमसे कहा कि पीरियड ऑफ fx बता दो। ये एक्चुअली बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही था कि हम लोग यहाँ पे अब क्या, इसमें हमारा फोकस क्या होता है कि इसको आगे बढ़ा दो, इस पूरी टर्म को आगे बढ़ा दो ऐसे, जिससे कि ये रेपिटेशन का हमें आइडिया लग जाए। तो ये f of 3x + 2 हमें गिवन है कि, या f of 3x प्लस, ये ऐसे डाल दो 3 टाइम्स ऑफ x + 2/3 प्लस f of 3 टाइम्स ऑफ x + 29/3, ये हमें नोन है कि 0 है। तो अब इसमें अब ये सोचो कि एक्चुअली f of x + 2/3 प्लस f of x + 29/3, ये हमें नोन है कि 0 है। कैंसिल। यहाँ इस ये वाला क्वेश्चन नहीं डालना। अब देखो, इस क्वेश्चन में भी जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत काम की है और इसको बहुत ध्यान से समझना। हमें मान लो किसी ने ये दिया, चलो पहले इसको डील कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग समझना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर्स में बना भी नहीं है। सोचो हमें किसी ने इस तरह का, हमने बेसिक क्वेश्चन करा कि f of x + f of x + 3 मान लो अगर 5 होता, ये देके हमें कोई बोले कि fx का पीरियड फाइंड कर दो, तो हम क्या करते हैं कि इसको 3 आगे बढ़ा देते हैं, ये भी 5 बन जाता है। फिर दोनों को इक्वेट करके f of x बराबर आ जाता है f of x + 6 के, तो fx का पीरियड आ जाता है 6। हमने ये करा, हमने ये बात को डिस्कस करा। अब ये सोचो कि हमें ये डिस्कशन पता है, हमें ये बात हमने करी हुई है, तो हम लोग को इसका प्रोसेस समझ में आता है। तो अब अगर मान लो ये देने के बाद हमसे अगर कोई, अब सिंपली अगर ये पता होने के बाद अब जो सिचुएशन अभी गिवन है उसको देखते हैं। f of 3x + 2 प्लस f of 3x + 29 बराबर है 0 के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f of 3x + 2 प्लस f of 3x + 2 प्लस 27 बराबर है 0 के। ठीक है, मतलब क्योंकि अब सेम तो कहानी है। तो अब ये सोचो कि इसका नाम अगर मैं रख लूँ t, तो f of t प्लस f of t + 27 बराबर है 0 के। वहाँ से हमें क्या मिल गया कि f of t + 27 प्लस f of t + 54 बराबर है 0 के। तो वहाँ से f of t और f of t + 54 सेम आ गए। मतलब जो f of t बना उसका पीरियड कितना आ गया 54, उसका पीरियड कितना आ गया 54। और ये बड़े काम की बात है, ये लाइन सुनना, ये लाइन सुनना बहुत काम की है लाइन। मान लो कभी अगर मैं दूं कि f of 2x बराबर है f of 2x + 3 के, ये लाइन सुनना, याद रखना ये लाइन। f of 2x अगर मैं कभी दूं कि वो f of 2x + 3 के बराबर है, तो ये बोलो कि जो fx होगा उसका पीरियड क्या होगा। f of 2x अगर f of 2x + 3 के बराबर है, तो ये बोलो कि जो fx होगा उस fx का पीरियड क्या होगा। तो जो बच्चा यहाँ पे गलत रूट में चलता, जो बच्चा यहाँ पे गलत रूट पे चलता, वो कहता कि जो fx होगा उसका पीरियड हो जाएगा सिंपली, अब जो बच्चा यहाँ पे गलत रूट पे चलता उसको लगता कि fx का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 3/2। सुनना बहुत ध्यान से, वो कहता है कि f of 2x श्रिंक हो गया। पर अब ये सोचो कि अगर f of x + 3 के बराबर होता है तो fx का पीरियड कितना होता है, सिंपली 3। हर 3 के बाद सेम आंसर आ रहा है। तो जो ये x है, ये जो x है, हमें समझ में आता है कि किसी t के लिए ये 2t है एक तरह से।
तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 2t प्लस एफ ऑफ 2t प्लस 3 एफ ऑफ 2t बराबर है एफ ऑफ 2t प्लस 3 के। तो एक्चुअली ये वही लिखा हुआ है। याद रखना कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे बिल्कुल भी पीरियड के नाम की वजह से कंफ्यूज ना होना। इस फंक्शन का जो पीरियड होता वो 3 होता। एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग को ही हमने यहाँ पे अप्लाई करना था, इसलिए ये काम का था। इस क्वेश्चन में अब काम की बात किया है कि उन्होंने हमें नई तरह की टर्म दे दी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, फिर से स्क्वायर रूट के अंदर, फिर से स्क्वायर रूट के अंदर, कंफ्यूज करा। तो अब देखो इसको हम डील कैसे करते हैं। देखो याद रखना, एग्जामिनर कुछ अपने घर से नया नहीं लेके आएंगे, जो हमें पता है उसी पे वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे मन में आता है कि ये क्या खिचड़ी बनाई। तो अगर इसका नाम मैं टी रख लेता हूँ, दिस इज टी, दिस इज टी की पावर 1/2, दिस इज टी की पावर 1/2 और साथ में एक और 1/2 हो गया टी की पावर 1/4 एंड सो ऑन। तो क्या हमें दिखता है कि ये पूरा बन गया टी की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट जीपी। इस पूरे का भी स्क्वायर रूट है। अब टी ये क्या बन गई, सिंपली टी की पावर 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बनी, सिंपली एक इनफाइनाइट जीपी। अब इस केस में हमें ये क्लैरिटी है, वैसे तो मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये क्लैरिटी थी कि ये जो टर्म बनी, अब जो टी है ये इनफाइनाइट जीपी बनी। इस इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, a/1 माइनस आर, इस पूरे का रूट है। तो ये टी की पावर 1 माइनस 1/2 हो गए, विच इज वॉट, सिंपली 2 माइनस 1 1/2। तो टी की पावर 2 का रूट विच इज टी। तो ये जो टर्म बनी y, इसका आंसर वापस टी ही आ गया। ये पूरा सॉल्व होकर टी बन रहा है, जो कि क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। ये बन गया है क्वेश्चन। देखो इसको नोटिस करो कि मैंने इसको फटाफट क्रैक कैसे करा। क्वेश्चन का पैटर्न नया होगा, नया पैटर्न देख के हमने अपने माइंड में ये नहीं लेके आना होता कि एग्जामिनर अपने घर से कुछ नया बना के ले आए। वही दाल चावल, वही सब्जी, वही सारी वैरायटी, वही आटा, एग्जामिनर के पास सेम सारे के सारे थॉट्स होते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमें इतना डर डाल दिया जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स में, आईआईटी के नाम पे बेड़ा गर्क करा देते हैं कि कुछ ऐसा होगा जो कि हमें नहीं आता। ऐसा नहीं होता। तो ये बना 1 माइनस कॉस एक्स। अब जो कॉस एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 1 तक। तो इसमें -1 डाला तो आंसर बना 2, इसमें 1 डाला तो आंसर बना 0। तो इसका ऑप्शन बना सी। ये था इसका लॉजिक। नेक्स्ट में हमें क्या बोला, ये आईआईटी में आया है बहुत साल पहले। उन्होंने क्या बोला कि इसका एग्जॉस्टिव डोमेन बताओ, मतलब इस फंक्शन का डोमेन बताओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, कभी बहुत साल पहले आईआईटी जेईई में आया हुआ है, मुझे ईयर नहीं याद पर आया हुआ है। अंडर रूट के अंदर x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4। अब डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे देखा x³ कॉमन है, ये आ गया x की पावर 9 कॉमन है, x³ माइनस 1 प्लस ये भी x कॉमन, तो x³ माइनस 1 और अलग से ये +1 है। ये बनी एक्सप्रेशन। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, x की पावर 9 प्लस x कॉमन, x³ माइनस 1 कॉमन, x की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1। ये है फंक्शन। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इस टर्म का जो डोमेन होगा वो x की वो वैल्यू होंगी जिसके लिए कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव हो। सिंपल सा लॉजिक। जब x को लोगे 1 से बड़ा, सिंपल सी बात देखो, जब x को लोगे 1 से बड़ा तो ये टर्म पॉजिटिव, x पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा +1 करोगे तो और बड़ा हो गया, +1 मतलब ये टर्म बनी पॉजिटिव। तो 1 से बड़ा तो मेरा डोमेन होगा। तो इसलिए मुझे क्लैरिटी है कि ए ऑप्शन राउंड है, बी ऑप्शन हो सकती है, देखते हैं। सी ऑप्शन -∞ से 1 है, वो राउंड है। 1 से बड़ा तो है इसका डोमेन। अब इसमें नेगेटिव के लिए सोचो, 0 से कम के लिए सोचो। 0 से कम के लिए ये टर्म कैसी होगी, x कैसा होगा, नेगेटिव। x³ माइनस 1 कैसा होगा, नेगेटिव। देखो x³ नेगेटिव है, -1 और नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव +1 और पॉजिटिव, मतलब -∞ से 0 भी मेरा डोमेन है, 1 से ∞ भी मेरे डोमेन में है। तो क्या जो बी ऑप्शन है वो क्या ये बोल रही है, बोल ही नहीं रही। बी ऑप्शन में -∞ से 0 नहीं है, तो मुझे पता है कि बी ऑप्शन रॉन्ग है। ए बी और सी अगर रॉन्ग है तो बचा कौन, डी। तो अगर मैं इसमें 0 से 1 का बिहेवियर ना भी देखता तो भी डायरेक्टली थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मुझे क्लैरिटी है कि जो इसका आंसर वहां मैंने एग्जाम में मार्क करना था वो डी है, जबकि मैंने क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं करा।
तो जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ऐसे शातिर तरीके से सोचा करो कि क्या बोलूं जिससे मेरा क्वेश्चन राइट भी हो, चाहे मैंने पूरा ना भी कराओ। पर अब 0 से 1 के बीच में बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। 0 से 1 के बीच में देखो, इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात थी, 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग इसके बिहेवियर को जज करते तो इट वॉज इंटरेस्टिंग, पर कर लेते हैं 1 मिनट लगा के डिस्कस। 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शन है, x³ - 1 फ्रैक्शन है, और x⁻8 + 1 फ्रैक्शन है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 0 से 1 के बीच में x³ - 1 नेगेटिव है। तो अब एक बात सोचो, अगर मैं इसको x³ - 1 और इस x⁻8, 0 से 1 के बीच में x⁻8 बड़ा होगा कि x³ बड़ा होगा? x³ बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे x³ + 1 लिख देता हूँ इसकी जगह, तो वो और नेगेटिव हो गया। देखो, नेगेटिव के साथ नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैंने इससे ज़्यादा नेगेटिव नंबर ले लिया इसकी जगह ये लिख के। अगर मैं इस x को भी हटा दूँ, x पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस x को हटा दूँ जो कि फ्रैक्शन है, तो ये और नेगेटिव हो गया। तो इसमें अगर 1 ऐड करो, x³ - 1 × x³ + 1, वो बन गया x⁻6 - 1, प्लस 1 करोगे तो x⁻6 बना, विच इज़ पॉजिटिव। तो मुझे समझ में आया कि ये जो टर्म है, अगर मैं इसको इससे ज़्यादा भी नेगेटिव कर देता हूँ अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो भी जो टर्म बनी वो भी पॉजिटिव है। तो फिर ये तो पक्का पॉजिटिव होगी। इसलिए 0 से 1 मेरे डोमेन में है, जबकि एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करने के लिए मुझे उसको चेक करने की नीड नहीं थी। ये बड़ी काम की बात है, इसको याद रखना कि हमने बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, अब ये क्या कहता है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम होने का मतलब उनका डोमेन सेम है, उनकी रेंज सेम है, और हर वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है, सेम मशीनें हैं। तो दिखता है कि 2 log x और log of x² सेम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। अगर यहाँ पे mod x लिखा होता तो ये दोनों सेम हो जाते, तो इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन कहती है log x बेस पे e और ये 1/log e बेस पे x, ये सेम है। सी ऑप्शन कहती है साइन ऑफ cos इनवर्स x और ये कहती है cos ऑफ साइन इनवर्स x। देखो, इसका डोमेन क्या है साइन ऑफ cos इनवर्स x का? इसका डोमेन है -1 से 1। इसका डोमेन कितना है? -1 से 1। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1/√1 - x², ये √1 - x² बन जाएगा। मैंने गलत लिख दिया। cos इनवर्स x का नाम अगर थीटा रख लो तो x कितना हो जाएगा? cos थीटा। वहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा? √1 - x²। ये स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, √1 - x² ये भी बनेगा, √1 - x² ये भी बनेगा। तो दोनों का डोमेन भी सेम है, दोनों की रेंज भी सेम है। तो को याद है ना कि एक फंक्शन f(x) है x/x, एक फंक्शन g(x) है 1। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? ये जो फंक्शन है वो 0 के लिए वैलिड नहीं है, ये फंक्शन 0 के लिए वैलिड है। तो दो फंक्शंस के सेम होने के लिए दोनों का डोमेन भी सेम और रेंज भी सेम। ये अब ये क्वेश्चन काम का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इस लाइन का मतलब क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इस लाइन का हमें मतलब समझ में आता है कि हमने ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये मुझे मार्क करना है। तो इसमें अब हर बात का ना बहुत सही सेंस बनेगा और उसको नोटिस करना। यहाँ से देखना शुरू करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन काम का है। f(x + y) बराबर है f(x + fy) के। हमें ये गिवन है। मान लो मैंने x और y दोनों को 0 डाला, तो f(0) आ गया 2 टाइम्स f(0), f(0) आ गया 2 टाइम्स f(0), वहाँ से f(0) आ गया 0। मैंने x और y दोनों को 0 फिल करा, तो एक तरफ f(0) बना, एक तरफ बना 2 टाइम्स f(0), उसको उधर ले जाओ तो f(0) 0 आ गया। तो अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे f(0) के 0 आने के बाद अगर मैं y को लिख दूँ -x, तो इधर क्या बन गया? f(x - x) विच इज f(0) इज इक्वल टू f(x + f(-x)। पर f(0) तो 0 है, तो वहाँ से f(-x) बराबर आ गया -f(x) के। तो ये फंक्शन तो ऑड फंक्शन है विच इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। तो ये वाली बात तो हमने बिल्कुल राइट तरीके से डाइजेस्ट कर ली। तो हमने इसको तो कर लिया डाइजेस्ट कि ये वाला जो पॉइंट है वो कैसे डील होगा। तो इसके बाद तो इसका ये ऑप्शन तो बना। अब हमें इसका ए ऑप्शन क्या कहता है? ए और बी ऑप्शन एक्चुअली सेम सेंस के थे। अब देखो, इसमें जो ए और बी ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे ना ये टर्म कुछ एफ के अंदर लिखा हुआ है। तो अब जो ए ऑप्शन है f(x) गिवन बाय f(x + y)
हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मतलब विदाउट सॉल्विंग मुझे दिखता है कि इस कंडीशन को फुलफिल करता जो फंक्शन है वो सिंपली tan ऑफ x है। tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y कितना हो जाता है, tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वहाँ से मेरे को क्लियरली दिखा कि और tan x जो है वो एक ऑड फंक्शन है, तो वहाँ से क्लियरली हम बना सके कि ये वाली बात इस कंडीशन में तो फुलफिल हो रही है। अब मुझे पता है कि इसका आंसर ऑड फंक्शन है, तो मैं ए ऑप्शन को मार्क कर देता डायरेक्टली मार्क कर देता। क्यों, मैंने इसको फटाफट फिट करा लिया। ऐसे जो बी वाला जो पार्ट है उसमें एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो इसके बी वाले पार्ट में भी अगर मान लो कि अगर मैं नोटिस करूं तो एफ एक्स एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स था विच इज़ एन ऑड फंक्शन, तो इसका बी वाला पार्ट भी एक्चुअली राइट था। अगर इनको सॉल्व करके हम बनाना चाहते तो वो भी पॉसिबल था, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हमें आना चाहिए। केवल उसके सेंस को नोटिस करो कि उसको हम सॉल्व करने के लिए इसको सोचते कैसे, और केवल समझना कि इसको मैं डील कैसे करूंगा। देखो एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमें ये गिवन है। अगर मैं क्या करूं कि बिल्कुल पिछले जैसे हमने अभी सी वाले एग्जाम्पल में करा वैसे ही अगर मैं y और x दोनों को डाल दूं 0, तो f ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 आ जाएगा f ऑफ 0 के बराबर, वहाँ से f ऑफ 0 आ जाएगा 0, f ऑफ 0 आ जाएगा 0। और अब मैं इसमें अगर y की जगह डाल दूं माइनस एक्स, तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा f ऑफ x माइनस एक्स विच इज़ 0, सिंपली f ऑफ 0 जो कि 0 है, तो वहाँ से f ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एफ एक्स के। तो वहाँ से भी ये फंक्शन ऑड फंक्शन बन जाता। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी है, पहले x और y को 0 पुट कर दो, बाद में सेम तरीके से बिहेवियर बना लो, एग्जैक्टली ऐसे बन जाएगा। पर पता है देखो नई बात क्या है, जब हमने इससे पहले क्वेश्चन ऑड इवन फंक्शंस के करे तो हमें किसी ने, जब हमने खैर इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में भी करे हुए हैं, ऑड इवन की डेफिनेशन पता होना एक बात है और उस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकना नेक्स्ट लेवल है। जैसा हमने अभी अभी फेस करा, हमें ऑड इवन की डेफिनेशन आती है, पर उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हम ब्लॉक होते तो कैसे ब्लॉक होते, उसी अंडरस्टैंडिंग पे हम उसको हैंडल करने में फंसते। देखो पर देखो मैंने एग्जैक्टली नोटिस पता है क्या करूँ कि मैंने इसको एग्जैक्टली वैसे ही बोला जैसा मैंने कॉपी में पहले मिनट सिखाया था कि ऑड फंक्शन ये होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स के बीच में ये कनेक्शन होना चाहिए, और मेरा पूरी तरह फोकस एग्जैक्टली वो कनेक्शन बनाने पे ही रहा। इस बात को समझो, इस बात को समझो, मैंने हमेशा यही फोकस रखा कि मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के बीच में कनेक्शन बनाऊं। इस बात को समझो, लोग समझ नहीं पाते, तो फिर वो एग्ज़ाम में जाके वो नए नए क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, फिर वो उसका कंफ्यूज होते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी का भाई था पिछले क्वेश्चन का। अब देखना कैसे, हमें किसी ने क्या दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई ये बराबर है 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ आई की, ये गिवन है। एफ ऑफ 0 किसी ने दे दिया कि 0 नहीं है। अब हमसे पूछा कि एफ एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि ये है कि वो है वॉट एवर, तो हमने पहले एक्स और वाई दोनों को डाल दिया 0, देखी जाएगी। एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 आ गया 2 टाइम्स एफ 0 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स एफ 0 आ गया 2 टाइम्स एफ 0 का स्क्वायर। 2 2 काट दो, एफ 0 0 है नहीं इसलिए एफ 0 1 है। इस क्वेश्चन में एफ 0 1 आ गया। अगर फंक्शन को ऑड और इवन चेक करना है तो मुझे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के बीच में कनेक्शन चाहिए, कोई और तरीका नहीं है। अब मैं क्या करूं, तो अब यहाँ पे मैंने x को, अब इस टर्म में मुझे सोचना था, यही काम है। मैंने x को डाल दिया 0, तो एफ ऑफ y बना। क्यों करा, ताकि कि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वाई बन जाए, ये बना, और ये बराबर आ गया 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ वाई के, ये बनी एक्सप्रेशन। अब जो एफ ऑफ 0 है वो हमने अभी अभी ऊपर निकाला कि वो 1 है, तो एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई 2 टाइम्स एफ ऑफ वाई के बराबर आ गया। इसको उधर ले जाओ तो एफ ऑफ माइनस वाई और एफ ऑफ वाई सेम आ गए। ऐसा किस में होगा, इवन फंक्शन में। तो एफ एक्स फंक्शन कैसा बना, इवन। नेक्स्ट कहता है कि f2 अगर a है तो f माइनस 2 क्या होगा, a स्टूपिड क्वेश्चन था अभी ये, तो इस केस में a और c दोनों करेक्ट हो गए, क्यों जब इवन फंक्शन होगा तो ये वाला ऑप्शन हमारे सामने एग्जामिनर ने प्लेट में रख के दिया था कि ये खा लो, तो हमें ईजिली ये क्रैक करने की समझ होनी चाहिए थी। अब देखो ये सेम तरह का है,
इस क्वेश्चन में या तो हम इसको मेहनत से इस पर स्ट्रगल में लगे रहते या फिर हम लगाते चालाकी। देखो इस क्वेश्चन में मैं इसको क्लियरली कैसे बोलता, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कब होगा, जब जो एफ एक्स होगा दैट वुड बी साइन इनवर्स एक्स। मैं इस कंडीशन को फुलफिल करता ये फंक्शन जानता हूँ, तो इस केस में मैं इस कोड को क्रैक करने में और कुछ ना करता, कुछ नहीं और करना था। हमने सिंपली एफ एक्स को ले लेना था साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्लियरली इसे ऑप्शन बना लेनी थी। सारे क्वेश्चन का बेसिस एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको पढ़ो और इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो कि ये तो वर्मा जी का लड़का है। तो जैसे ही हमने इस बात को जज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन हमारे सामने प्लेट में रखा हुआ था। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उनके माइंड में रूट बना होता है सब्जेक्टिव वाला ही। क्या होता है वो कि पूरा मेहनत से कोड क्रैक करो, नहीं करना, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर मार्क करना है, अगले पे जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। तो इस बात को पूरी तरह फोकस में रख के ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज एक्चुअली द मेन स्किल, ये काम का है। हमें किसी ने क्या दिया कि 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स, ये दिया कि बराबर है एक्स के। तो अब 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स ये बराबर है एक्स के। अब अगर मैं एक्स को डाल दूं पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हमेशा हर एक्स के लिए ट्रू है, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स विच इज कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ cos pi by 2 minus x which is sin x, this is equal to pi by 2 minus x। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से हमने fx को ब्रेक कर लिया। कैसे? अगर मान लो कि अब ये 2 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स है, ये बना हुआ। अगर मान लो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को, मान लो मैं इस फर्स्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ, तो यहाँ 2 आ गया, ये 4 बन जाता और यहाँ पे 2 आ जाता, और अब इन दोनों को कर दूँ सब्ट्रैक्ट, तो 4 एफ ऑफ साइन एक्स माइनस एफ ऑफ साइन एक्स क्या बन जाता, 3 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स, और ये बराबर आ जाता 2x माइनस दिस, वो आ जाता 3x माइनस पाई बाय 2। वहाँ से एफ ऑफ साइन एक्स मेरे पास बराबर आ गया सिंपली x माइनस पाई बाय 6, ये बनी एक्सप्रेशन। तो एफ ऑफ t कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t माइनस पाई बाय 6। तो वहाँ से मैंने एफ ऑफ x का कोड क्रैक कर लिया कि दिस इज साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 6। ये फंक्शन है कुछ स्पेशल था इसमें। नोटिस करो कि इसको मैंने डील कैसे करा। ये एग्जैक्टली वैसे का ही, देखो एग्जामिनर के पास नए क्वेश्चन नहीं होते। लोग गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि कुछ और नया आ जाएगा, नहीं आता, नहीं आता। वही एग्जामिनर भी वही हमारी तरह इंसान है, उनके पास नहीं कुछ वैरायटी बनती। अब ये इस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने भी पीछे डील करा है। एफ ऑफ ये ज़्यादा ईजी है वैसे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमें गिवन है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है, एफ वन गिवन है कि 5 है। एक्स और वाई दोनों को 0 डाला तो एफ ऑफ 0 वहाँ से 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 के, एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा। तो अब जब वाई को मैं डाल दूंगा मान लो माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स के। वहाँ से एफ ऑफ 0 0 है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस एफ एक्स के। तो ऑड फंक्शन तो आ गया। अब ये कहता है समीशन ऑफ 1 से लेके इसका एफ आर का समीशन बना दो, ये बेकार है। अब सिंपली एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f1 प्लस f1, फिर एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, f2 प्लस f1, तो वो बना दो, वो इसके बाद बना देना, वो डूएबल है, सी वाला पार्ट बन जाएगा वहाँ से। सेंस क्या था कि हमें ये बोलना आ जाए, ये सिंपल था, ये सिंपल था, इसको डील कर लो, वैल्यू डाल के भी देख सकते थे। हमें इसमें दिया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a इंटू a प्लस 1 के, ये किसी ने मुझे दे दिया। फंक्शन जो f है वो डिफाइंड है a से इन्फिनिटी से a से इन्फिनिटी। इफ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज 5049 देन द अदर में बी। तो अब ये सोचो कि एफ एक्स, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे मन में थॉट क्या आता कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहाँ मीट करते हैं। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हमें क्लैरिटी है कि मीट करते हैं एक्स के ऊपर। एक फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स और उसका एफ इनवर्स एक्स अगर कहीं मिल रहे हैं तो वो एक ही जगह होगी, मिरर के ऊपर। ये बात हमें क्लैरिटी में समझ में आती है। तो इस बात के हो सकने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a इंटू ए प्लस 1 विच इज ए स्क्वायर प्लस a, इसको x के बराबर होना चाहिए। ये बनी कहानी। यहाँ से हमें क्या मिल गया, सिंपली मैं इस x को इधर ले आता तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस एक्स,
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बना 0, ये बनी एक्सप्रेशन। अब इस इक्वेशन का एक रूट मुझे दे दिया गया है, इस इक्वेशन का एक रूट क्या गिवन है 5049, तो मुझे पता करना है कि इसका दूसरा रूट क्या हो सकता है। तो अब जो यहाँ से नोटिस करो कि जो सम ऑफ रूट्स है वो 2a+1 है, तो 2a+1 बराबर है 5049 प्लस सोचो अल्फ़ा के, और जो a स्क्वायर प्लस a है वो बराबर है 5049 इंटू अल्फ़ा के। ये बनी एक्सप्रेशन एक्चुअली कि सिंपली जो 5049 प्लस अल्फ़ा है वो बराबर है 2a+1 के, और जो ये है वो बराबर है इसके। तो अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर है 5049 इंटू, अब इसमें इसके बाद हम क्या कर सकते थे, एक्चुअली इसमें अब एक्चुअली सेंस देखो, इसके बाद इसको सॉल्व करने की बजाय अगर नोटिस करो तो ये a+a+1 है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका सम जो है वो 5049 प्लस अल्फ़ा है, और जो a स्क्वायर इंटू a है वो a इंटू a+1 है। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 5049 इंटू अल्फ़ा है। इसका मतलब जो अल्फ़ा है वो 5049 से या तो अगला नंबर है, ताकि कि वो अगर 5049 अगर a हो तो जो अल्फ़ा होगा वो a+1 हो जाएगा, या उससे पिछला नंबर होगा, या एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा। तो एक्चुअली इस केस में जो बना वो इससे एक ज़्यादा जो कि 5050 बना, या एक कम विच इज़ 5048। तो जो इसके ऑप्शन बनने के पीछे जो कारण होता, देखो इसके बाद अब बड़ी बड़ी काम की बात है। देखो मैंने इसके बाद सॉल्व नहीं करा, मैंने देखा कि उसने क्या दिया और क्यों दिया। 2a+1 डायरेक्टली पता नहीं चल रहा था, उसको मैंने फटाफट तोड़ा, a+a+1 टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस a, मुझे दिखा रहे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये भी टू नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये वही दो नंबर ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब जो अल्फ़ा होगा वो या तो 5049 से अगला नंबर है कि अगर ये a बने तो वो a+1 बन जाए, या फिर अल्फ़ा a हो और ये a+1 हो। तो वहाँ से फटाफट मैं बिना सॉल्व करे इसका कोड क्रैक कर गया। दिस वॉज द मेन रिक्वायरमेंट। चलो अब इस असाइनमेंट की डिस्कशन में भी हमने एग्जैक्टली इस पैटर्न को समझा कि इसको डील कैसे करूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं।